नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सपा में पश्चिम को लेकर मंथन जारी। सपा में पश्चिम को लेकर मंथन जारी। एसटी हसन, अतुल प्रधान समेत कई नेता सपा कार्यालय में मौजूद। एसटी हसन, अतुल प्रधान समेत कई नेता सपा कार्यालय में मौजूद। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी बैठक में हुए शामिल। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी बैठक में हुए शामिल। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सपा में पश्चिम को लेकर मंथन जारी है। एसटी हसन, अतुल प्रधान समेत कई वरिष्ठ नेता सपा कार्यालय में मौजूद। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी बैठक में शामिल। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। समाजवादी पार्टी कार्यालय में इस समय पश्चिम को लेकर मंथन लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता दिग्गज इस समय कार्यालय में सपा सुप्रीमो की अध्यक्षता में मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि पश्चिम को लेकर समाजवादी पार्टी तमाम रणनीति, तमाम दांव आजमाने के लिए मंथन लगातार कर रही है। बैठक लखनऊ में जारी है। तो समाजवादी पार्टी में पश्चिम को लेकर मंथन जारी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी की बैठक हो रही है, कई बड़े नेता दिग्गज भी बैठक में शामिल है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक होता जा रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों की टेंशन भी बढ़ गई है। तो अगर बात करें बीजेपी के, तो बीजेपी ने अभी पश्चिम क्षेत्रों में कई प्रत्याशियों को नहीं उतारा है कई सीटों पर, और वहीं बसपा ने भी अभी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में कई सीटों पर राज्य बना हुआ था। हालांकि बदायूं तो आवाज ठीक प्रकार से नहीं आ पा रही, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में इस समय पश्चिम को लेकर मंथन लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता बैठक में अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं। चाचा शिवपाल यादव भी बैठक में शामिल। एसटी हसन, अतुल प्रधान, तमाम बड़े नेताओं के साथ पश्चिम की सीटों को लेकर मंथन लगातार जारी है। पश्चिम की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी अब ऐलान कर सकती है। समाजवादी पार्टी तमाम उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही जारी कर सकती है। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं लाइव। जी मोहम्मद आसिफ, समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार आपसे जानकारी ले रही थी, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर सामने आ रही है? किन लोगों का नाम लिस्ट में आगे चल रहा है? जी बिल्कुल, बता दूं कि प्रियंका जो है समाजवादी पार्टी के सामने जो है चुनाव के पहले कई टेंशन भी देखने को मिली है। अगर बात करें तो बागपत से बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रत्याशी उतार दिया है। जो रालोद की कभी सीट हुआ करती थी, यहाँ भी कहीं न कहीं सपा की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है अपने सोचे समझी रणनीति के तहत यहाँ से प्रत्याशी उतारना चाह रही थी। और बात करें बदायूं की, तो बदायूं से शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। नोएडा में भी प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। वहीं अगर बात करें मैनपुरी की, तो मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनावी ताल ठोक रही है। लेकिन अभी कुछ ऐसी हॉट सीटें हैं जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को निर्णय लेना। अगर बात करें कन्नौज सीट की, तो कन्नौज सीट से सूत्रों का यह भी दावा है कि यहां से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यह सेफ सीट मानी जा रही है अखिलेश यादव के लिए। फिलहाल अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं अगर बात करें मेरठ की, तो आज जिस तरह से यहाँ पर जो है अतुल प्रधान को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुलाया है, यहाँ पर अतुल प्रधान को टिकट न देकर भानु प्रताप को चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी है, प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं मेरठ सीट पर भी जो है अंतरकला चल रही है। और साथ ही साथ बता दूं कि एसटी हसन भी चुनाव के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, और उनकी घोषणा अखिलेश यादव ने उन्हें हरी झंडी भी दे दी है। लेकिन पश्चिम के गढ़ को मजबूत करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव
लगातार जो है बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर खाने से यह भी बातें उठ रही है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है अपने परिवार के सदस्यों को सेफ सीट दे रहे हैं। अगर बात करें धर्मेंद्र यादव को, तो धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति बनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर यहाँ पर शिवपाल यादव को उतारा गया और आजमगढ़ जो हार्ड सीट बन चुकी है, यहाँ से निरहुआ सांसद भी है और एक बार फिर से निरहुआ जो है टक्कर देगा धर्मेंद्र यादव को। फिलहाल बात करें जो बची सीटें हैं, अगर बात करें तो अभी कम से कम 21 सीटों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मैदान में उतारना है प्रत्याशियों को, लेकिन जिस तरह से हर रोज घटनाक्रम बदल रहे हैं उससे कहीं न कहीं जो है जो पार्टी कार्यकर्ता है अंदर खाने से दबी जुबान में अखिलेश यादव के इस फैसले से कहीं न कहीं असहमत नजर आ रहे हैं। चाहे बदायूं सीट हो, आजमगढ़ सीट हो या मेरठ की सीट हो या फिर नगीना सीट पर, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इन सब पहलुओं और आपसी अंतरकलह खत्म करने के लिए आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बैठक करेंगे। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी में एक टीचर की हत्या कर दी है। दरअसल देर रात वाराणसी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर टीम मुजफ्फरनगर पहुंची, तो वही टीम में शामिल एक पुलिस कांस्टेबल ने किसी मामूली बात को लेकर एक टीचर को गोलियों से भून डाला, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने टीचर को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने टीचर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टीम में शामिल सभी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई कि एसडी इंटर कॉलेज के सामने एक धर्मेंद्र नामक युवक को गोली लगी है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया और इसमें जब जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया कि जनपद वाराणसी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो कॉपीज होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें 2 अध्यापक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कॉपियां वितरित करते हुए आज देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और यहाँ पर एसडी इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करानी थी। यहाँ पे एसडी इंटर कॉलेज का गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके और विश्राम कर रहे थे। इसमें शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है, ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पे आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया, जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। इस मृत जो मजरूब है इसको तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे डॉक्टरों की टीम ने इसको मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। और इसी खबर पर मुजफ्फरनगर से हमारे साथ संवाददाता आशुतोष मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष, जिस तरह से ये घटना सामने आ रही, पुलिसकर्मी ने टीचर की हत्या की है, गोलियों से भुना है, इस पूरे मामले में शिक्षक प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या था विवाद? देखिए, पूरा मामला जो है मुजफ्फरनगर एसडी कॉलेज के बाहर का है, जहां पर वाराणसी से जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल की जो कॉपियां होती हैं उनको लेकर एक टीम जो है वो वाराणसी से चली हुई थी और यहाँ मुजफ्फरनगर आनी थी। देर रात ये लोग एसडी कॉलेज पर पहुंचे थे, जहाँ कॉलेज का गेट बंद होने के कारण इन लोगों ने कॉलेज के बाहर ही अपनी गाड़ी खड़ी करके उसी में विश्राम कर रहे थे। जहां जो टीम में एक शामिल था, जो हेड कांस्टेबल थे, उनके द्वारा देर रात नशे में किसी बात को लेकर जो अध्यापक थे उनसे कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई से इन पर लगातार फायरिंग कर दी और इस फायरिंग के बाद जो अध्यापक थे उनकी मौत हो गई। हालांकि जो पुलिस थी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया अध्यापक को, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। वहीं अब अध्यापकों में इस मामले को लेकर काफी रोष देखने को मिला है। सर्कुलर रोड पर जो अध्यापक है उन्होंने जाम लगा दिया है। उनकी मांग है कि जो आरोपी है सिपाही, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
जी बिल्कुल, तो आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात यहाँ पर हो रही है। जांच की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस विभाग का इस पूरे मामले में क्या कहना है, क्योंकि पुलिस के कांस्टेबल के द्वारा गोली चलाई गई है? इसमें जो कप्तान है उनके द्वारा साफ तौर पर बोल दिया गया है कि जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। अभी हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से अभी जो उनकी फैमिली है उनका इंतजार किया जा रहा है। उनकी तहरीर के आधार पर आगे की इसमें जो मुकदमा होगा वो दर्ज किया जाएगा, आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कप्तान ने साफ तौर पर ये निर्देशित कर दिया है कि जो दोषी है उसे किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, इस पूरे मामले में जो विवाद हुआ है उसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? जी देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि जो सिपाही था, जो आरोपी सिपाही है, वो नशे में था और देर रात किसी बात को लेकर इसमें अध्यापक से उनकी कहा सुनी हो गई थी। हालांकि जो पीछे की वजह निकल के आ रही है कि वो ये है कि जो सिपाही था वो रात में तंबाकू मांग रहा था और उसी चीज को लेकर अध्यापक से कुछ कहा सुनी हुई, जिसके बाद उसने कार्रवाई से अपनी लगातार अध्यापक के ऊपर गोलियां चला दी। इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। दिल्ली के रोहिणी से एक खबर सामने आई है, जहां अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर हिंदू संगठन से जुड़े लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अंबेडकर हॉस्पिटल की फैसिलिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल में बतौर प्रोफेसर सलीम शेख पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मेडिकल की छात्राओं के साथ अभद्रता की है। साथ ही साथ छात्राओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि पीड़ित मेडिकल छात्रों ने 22 फरवरी को रोहिणी नॉर्थ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। तो वहीं बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, दिल्ली को संदेश खाली नहीं बनने देंगे। प्रोफेसर सलीम शेख पर आरोप लगाए गए हैं, मेडिकल छात्राओं के साथ अभद्रता और यौन उत्पीड़न का आरोप। इस पूरे मामले में अब हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के साथ ही साथ छात्राओं का भी प्रोटेस्ट लगातार जारी है। साफ तौर पर उनका कहना है कि दिल्ली को संदेश खाली नहीं बनने देंगे। हॉस्पिटल की फैसिलिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट, हॉस्पिटल की फैसिलिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट का मामला, प्रोफेसर सलीम शेख पर लगे आरोप। मेडिकल की छात्राओं के साथ अभद्रता का आरोप, रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल का मामला। रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल का मामला, हिंदू संगठन से जुड़े लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट। हॉस्पिटल की फैसिलिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट, प्रोफेसर सलीम शेख पर लगाए जा रहे हैं आरोप। मेडिकल की छात्राओं के साथ अभद्रता का आरोप, तो मेडिकल की छात्राओं के साथ अभद्रता का यहां पर आरोप, इसके साथ ही साथ यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया जा रहा है। पूरे मामले में छात्रों के साथ ही साथ हिंदू संगठन भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका मांग है कि प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई यहां पर की जाए। साफ तौर पर नारे भी लगाए जा रहे हैं और यहां बोर्ड देख पा रहे हैं, सेव माई डिग्निटी, अम हिंदू, कितनी और बेटी साक्षी, इस तरह के तमाम बोर्ड। और इसी खबर पर दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से दिल्ली के हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है, लगातार छात्राओं का आरोप है कि अभद्रता के साथ यौन शोषण भी किया गया है, इस पूरे मामले में क्या जानकारी है और कब से प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, मुझको बताना चाहूँगा प्रियंका, ये दिल्ली के रोहिणी के अम्बेडकर अस्पताल से जुड़ा मामला है, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज में छात्राएं हैं, उनके साथ जो आरोप है कि मेडिकल कॉलेज की छात्राओं के साथ जो है उन्हीं के प्रोफेसर ने यौन उत्पीड़न को किया, यौन उत्पीड़न किया है और केवल और केवल उन्हें परीक्षा में बैठने को लेकर जो नंबर दिए जाते हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है उसमें जो नंबर दिया जाता है, उस एग्जाम का भय दिखाते हुए कहीं ना कहीं जो प्रोफेसर है उन्होंने इस तरीके से पूरी की पूरी वारदात जो है जो उत्पीड़न किया है। और इसी को लेकर के हालांकि जो पीड़ित छात्राएं हैं उन्होंने 22 फरवरी को इस मामले में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन जो आज यहाँ से प्रदर्शन देखने को मिला, जहाँ पर जो प्रदर्शनकारियों ने आरोप यही लगाया कि शिकायत होने के बावजूद भी प्रोफेसर के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि जो प्रोफेसर है वो विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है और उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से उसे छूट दी जा रही है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी को लेकर के यहाँ पर तमाम जो हिंदू संगठन है, अलग अलग सामाजिक संगठन है,
उनका एक यहाँ पर एकजुटता जो शक्ति प्रदर्शन है वो देखने को मिला। जो अस्पताल के गेट के बाहर बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों ने प्रदर्शन किया और उस प्रोफेसर के खिलाफ सजा की मांग के साथ ही साथ दिल्ली सरकार पर भी तंज कसा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इस तरीके का जो मामला आ रहा है तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार को भी जवाब देना चाहिए। और यही वजह है कि लोगों ने संदेश खाली जैसा जो नारा है वो भी यहाँ पर दिया कि संदेश खाली जो है वो दूसरा संदेश खाली नहीं बनने दिया जाता। जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से हॉस्पिटल की बात हो रही है, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद में? देखिए प्रियंका, बताता हूँ इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। हालांकि लंबे प्रदर्शन के बाद जो प्रदर्शनकारियों को प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अगले कुछ दिनों में कार्रवाई की जाएगी और जो प्रदर्शनकारी उन्होंने भी इसी शर्त पर जो अपना प्रदर्शन है फिलहाल वापस ले लिया है और इसी शर्त पर लिया है कि अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन और जो है लंबा किया जाएगा और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन भी किया जा सकता है। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मेडिकल छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है, तमाम एजेंसियों के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है। और ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर मेडिकल कॉलेज यानी छात्राएं भी अगर सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे और उन तमाम युवतियों और महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है जो ऐसे तमाम एजेंसियों में अपना करियर, अपना एक लंबा करियर बनाने की जो है इच्छा रखती है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में मेडिकल छात्राओं का क्या कुछ कहना है? जिस तरह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई सुनवाई हुई है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, आगे क्या कहना है छात्राओं का? यदि सुनवाई नहीं होती है तो क्या अगला कदम होगा? देखिए, जैसा मैंने बताया प्रियंका, मेडिकल छात्राओं की तरफ से नोटरोली थाने में बीते 22 फरवरी को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है और इस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। 354 से संबंधित मामला दर्ज किया गया है, आपको मैं बता दूं, और उसी के अनुसार अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जो मेडिकल की जो छात्रा है उन्होंने साफ तौर पर उनकी तरफ से कहना कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर उन्हें और आगे जो कदम है उठाना पड़ेगा और शिकायत जो वो आला अधिकारियों को भी की जाएगी। हालांकि जो आज प्रदर्शन जिन संगठनों ने किया इस मामले में उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से भी मुलाकात की है और वहां से भी जो कार्रवाई है उसका आश्वासन दिया गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी की बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को मिली जमानत। आर्म्स लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। आर्म्स लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। विदेशी बंदूक खरीदने के आरोप में दर्ज हुआ था केस। विदेशी बंदूक खरीदने के आरोप में दर्ज हुआ था केस। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत दी है। विदेशी बंदूक खरीदने के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है अब्बास अंसारी को। मुख्तार अंसारी की बेटे अब्बास अंसारी को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। आर्म्स लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। विदेशी बंदूक खरीदने के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए अब्बास अंसारी को जमानत दी है। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। मुख्तार अंसारी की बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दी जमानत। आर्म्स लाइसेंस कोर्स में केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत। आर्म्स लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दी राहत। विदेशी बंदूक खरीदने के आरोप में दर्ज हुआ था केस। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है आर्म्स लाइसेंस मामले में, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जमानत के बाद अगली कार्रवाई क्या होगी? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी
पर शस्त्र लाइसेंस के पर विदेशी हथियार खरीदने के आरोप लगे थे, जिसमें पुलिस ने तफ्तीश किया था और तफ्तीश के बाद पुलिस ने चार्जशीट सौंपी थी, जिसमें अब्बास अंसारी को पुलिस ने दोषी पाया था। और इस मामले में जो है अब्बास अंसारी महीनों से जेल में भी बंद है। हालांकि उनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन अगर विदेशी हथियार खरीदने की बात करें तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब्बास अंसारी ने लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जो है जमानत के लिए दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब्बास अंसारी को राहत नहीं मिली। इसके बाद अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, गुहार लगाई। अब जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब्बास अंसारी को जो है जमानत दे दी गई है और बड़ी राहत भी मानी जा रही है। हालांकि अब्बास अंसारी पर आपराधिक मामलों की संख्या भी कई है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने अपराध जगत में एक तरह से तहलका मचा दिया था, उसी की राह पर बेटे अब्बास अंसारी भी चल पड़े थे, लेकिन योगी सरकार ने एक के बाद एक कई कार्रवाइयां की, जिससे कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है अब्बास अंसारी गुट का और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का, यह नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। करीब 600 करोड़ से अधिक संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। और अब्बास अंसारी की बात करें तो अब्बास अंसारी जो है कई मामलों में जेल में थे। हालांकि इस तरह से राहत जो सुप्रीम कोर्ट से मिली है, कहीं ना कहीं जो है अब्बास अंसारी को एक आस जगी है कि वह जल्द ही जेल से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है अब जो है जो शासन की तरफ से अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी है सजा दिलाने की, वह भी पूरी तरह से तेज कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से अब्बास अंसारी ने अपराध जगत में अपना पैर रखा था, उसके बाद एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हुए, उन्हें जेल जाना पड़ा। अब देखना यह होगा कि जमानत के बाद आगे क्या रुख रहता है अब्बास अंसारी का। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो इस पूरे मामले में एक मामले में यानी कि आर्म्स लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जमानत मिली है, लेकिन बाकी अन्य केसेस की बात की जाए तो जिस तरह से आपने कहा कि जेल में फिलहाल रहेंगे, आगे के केसेस को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कब तक सुनवाई होगी और इस जमानत के बाद में, इस राहत के बाद में क्या जेल से बाहर आ पाएंगे? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि अभी अब्बास अंसारी पर और भी मुकदमे दर्ज हैं। माना जा रहा है कि जब तक उन मामलों में उन्हें जमानत नहीं मिलती, वह जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि जेल में बंद रहने के दौरान भी उनके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे और इसके पहले आचार संहिता उल्लंघन का भी मामला चल रहा था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अब्बास अंसारी के मामलों की, तो जो मामले हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है। अब्बास अंसारी की वकील की तरफ से मामले की पैरवी की जा रही है, जमानत के लिए अर्जी भी लगाई जा चुकी है। लेकिन जिस तरह से इस शस्त्र खरीदने के मामले में विदेशी शस्त्र खरीदा गया था, उस मामले में अब कहीं ना कहीं जो है अब्बास अंसारी को राहत मिलती दिख रही है। फिलहाल यह राहत फौरी तौर की है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने भी पैरवी तेज कर दी है और सजा दिलाने के लिए लगातार जो है कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी की जा रही। योगी सरकार जो है यह नहीं चाहती है कि जो अपराधी तत्व के लोग हैं वह जेल से बाहर निकले, और माना जा रहा है कि अब भी अब्बास अंसारी की मुसीबतें कम नहीं हुई है। जी मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।